तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम करने वाले हैं स्टैट्स चैप्टर का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो पार्ट है वो शुरू करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में टोटल 3 पार्ट हैं, जिसमें मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी बुक में तो ऐसा कोई नाम नहीं दिया हुआ कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, लेकिन आर डी शर्मा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें देखने के लिए मिलेगा कि ये वाला जो चैप्टर है वो पूरा अलग है, इसमें 3 चीजें आपको बताई होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है मीन, जिसका दूसरा नाम एवरेज भी है। ठीक है, तो आज मैं आपको मीन के बारे में बताऊंगा। हालांकि जो मीन है वो 2 क्लास में कवर होगा, क्योंकि मीन भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम मीन शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एवरेज और मीन का मतलब पता होना चाहिए कि पढ़ते क्यों है। तो ध्यान से समझना, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। अब देखिए क्या होता है कि मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसने 5 सब्जेक्ट के एग्जाम दिए, और पांचों सब्जेक्ट का जो एग्जाम था उसमें मैक्सिमम मार्क्स थे 100, मतलब हर एग्जाम 100 नंबर का था, और उसने पांचों सब्जेक्ट में अलग अलग स्कोर किया होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं पहले सब्जेक्ट में वीक था तो 20 ले आया, ठीक है, और दूसरे सब्जेक्ट में 70 ले आया, उसी तरह तीसरे सब्जेक्ट में 40, 20, और दोबारा से एक सब्जेक्ट में वो अच्छा था तो उसमें 90 ले आया। क्लियर है? अब कोई ऐसा नंबर आपको निकाल के दिखाना है जो इन सभी नंबरों की जगह पे यूज किया जा सके। ठीक है, मीन किसको बोला जाता है? मीन एक ऐसा नंबर होता है जो इन सभी नंबरों की जगह पे यूज किया जा सके। इसके बारे में मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। देखो यहां पर आप देख सकते हो, उस बच्चे ने हर तरह के मार्क्स स्कोर किए हैं, कम भी किए हैं, और उसने जो एवरेज है वो भी किए हैं, और उसने हाई मार्क्स भी स्कोर किए। अब अगर एक शब्द में उस स्टूडेंट के बारे में आप बताना चाहो तो क्या बताओगे? देखो स्टूडेंट्स भी तीन में क्लासिफाई होते हैं, है ना। एक होता है जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, एक होता है कि जो एवरेज होते हैं, और एक होता है जो इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है ना। तो आप बताओ ये स्टूडेंट किस तरीके का है? नहीं पता लग पा रहा ना। देखो यहां पर क्या है, यहां पर तो बेकार हो गया, और यहां पर उसने अच्छी मेहनत की तो यहाँ पे एवरेज से एवरेज हो गया लगभग। ठीक है, ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है, लेकिन यहां पर आप देखो तो यहां पर उसको उस सब्जेक्ट में काफी अच्छा माना जाएगा वहां पे, है ना। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपसे कोई पूछता है कि वो कैसा स्टूडेंट है, तो आप कैसे बताओगे? आप उसकी एवरेज निकाल के दिखाओगे। ठीक है, जितने भी नंबर उसने स्कोर किए हैं उनकी एवरेज निकालोगे, जिसको हम मीन बोलते हैं, और मीन एक नंबर ऐसा होगा जो इन सभी नंबर के बारे में बताएगा। अब देखते हैं कहां पे और ये कैसे होगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सारे जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनको ऐड कर लो, और जितनी ऑब्जर्वेशन है उनके नंबर्स नीचे लिख दो। मतलब टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, टोटल उसने कितने एग्जाम दिए, 1 2 3 4 5, तो 5 यहां नीचे लिख दो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां देखो 20 + 70 90, ठीक है, 90 और 40 कितना होता है 130, ये हो गया 150, और 150 और 90 क्या हो गया 240। ठीक है, अगर हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 4 20 48 48 आया। इसका मतलब क्या है, आप सामने वाले को ये बता सकते हो कि देखो भैया ये जो स्टूडेंट है ये एवरेज स्टूडेंट है, 50% मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट है, ना अच्छा है ना बेकार है। तो ये देखो नंबर, इनमें से कोई भी नंबर नहीं है, ये अलग से नंबर निकल के आया है ना, लेकिन ये जो नंबर है ये स्टूडेंट के बारे में बताएगा। तो ये एवरेज का यूज सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं करते हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं जहां पे एवरेज का यूज होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताना चाहूं, आपने क्रिकेट तो देखा ही होगा, है ना, क्रिकेट देखते हैं। अभी हाल ही में इंडिया हारी है वर्ल्ड कप में, देखा होगा आपने। ठीक है, पाकिस्तान फाइनल तक पहुंच गया। चलो वो सब छोड़ो, लेकिन क्रिकेट में बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज, 2 तरह की एवरेज होती है।
ठीक है, अगर आपने कभी जब न्यू बैट्समैन आता है तो आप देखोगे उसका स्कोर कार्ड दिखाया जाता है साइड में, है ना, कि उसने इतने मैचेस खेले हैं, और बीच में ऐसा भी लिखा होता है कि उसकी बैटिंग एवरेज इतनी है। अभी बैटिंग एवरेज का मतलब क्या है? और बैटिंग एवरेज है ना, आप देखोगे कि किसी की जैसे 20 हो गई, किसी की 50 हो गई, किसी की 60 हो गई, ऐसे में चलता है बैटिंग एवरेज, 90-100 नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि वो जो बैट्समैन है ना, वो आपको ये बताना चाहते हैं ये ऐसा बैट्समैन है जो हर मैच में, ठीक है, कितने भी मैच खिला लो 60 रन मारेगा ही मारेगा, अगर 60 है तो उसकी। इसका मतलब ये नहीं है कि हर मैच में वो 60 ही मारेगा, इसका मतलब ये है कि वो किसी मैच में अगर 0 पे आउट हो गया तो दूसरे मैच में वो ज्यादा मार लेगा। ठीक है, एक चीज देखो, ध्यान से समझना, अगर पहले मैच में वो 0 पे आउट हो जाता है और दूसरे मैच में उसने 120 रन मार दिए, है ना, तो इसकी एवरेज निकाल के देखो कितनी आएगी, 60 आएगी। समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब ये हो सकता है, लेकिन वो बैट्समैन अच्छा है, क्योंकि 60 रन मारने वाला, 60 रन जिसकी एवरेज है वो अच्छा बैट्समैन है। उसी तरह एवरेज 10 भी होती है, 20 भी होती है, इसका मतलब वो इतने अच्छे बैट्समैन नहीं है। अब बॉलिंग एवरेज की बात की जाए, बॉलिंग एवरेज में क्या होता है, इसमें यह देखा जाता है कि कितनी बॉल पर एक विकेट ले लेता है वो, है ना, यही होता है। जिनको नॉलेज है उनको पता होगा कि ये जो बॉलर है ये कितनी बॉल डाले कि एक विकेट ले लेता है। मान लो कि वो 10 बॉल में एक विकेट ले लेता है, ठीक है, तो उसकी बॉलिंग एवरेज है ना 10 लिखी आएगी वहां पे। तो इस तरह से अलग अलग एवरेजेस होती हैं। एवरेज और भी जगह यूज होती हैं, जैसे कि डेली लाइफ में आप व्हीकल्स के बारे में बात करते हैं, गाड़ी हो गई, ठीक है, मोटरसाइकिल हो गई, तो उसमें भी उनकी एवरेज होती है। जब भी आप उसको खरीदेंगे तो वो बताएंगे देखो इसकी जो एवरेज है ना वो 45 किलोमीटर पर लीटर है। इसका मतलब अगर 1 लीटर पेट्रोल डलवाओगे तो वो 45 किलोमीटर तक जा सकती है। तो आपको बेसिकली एवरेज का मतलब थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एवरेज है क्या, तो आपको बस इतना बताना है, कोई ऐसी वैल्यू जो दिए हुए सभी नंबर्स के बारे में बताए, है ना, आसान है। ये तो हो गई हिंदी की, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली डेफिनेशन थी। लेकिन इंग्लिश में आपको क्या लिखना है, देखो लिखा हुआ है एवरेज, मीन और एवरेज दोनों एक ही चीज होती है, पहले तो ये याद कर लो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, आने वाले क्लासेस में जैसे 10th में जाओगे तो वहां पर भी एवरेज और मीन आएगा। चलो, तो मीन एवरेज ऑफ अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू, किसके बराबर होती है, द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखो है ना, सम है ना, द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इट्स ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सम और इसको बोलते हैं नंबर। सम और नंबर में डिफरेंस होता है, पता है ना, सम हो गया सबको जोड़ने के बाद, और नंबर क्या होता है, कितने हैं वो। ठीक है, तो यहां पे एक फॉर्मूला, अब देखो यहां पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा चीज है इसको मैं मिटा देता हूं, ये तो आपको समझाने के लिए था, बेसिकली हम क्वेश्चंस आगे करेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा उसमें। तो फिलहाल इतना मैं मिटा देता हूं। अब आप देखें कि जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इंडिविजुअल सीरीज का अलग है और डिस्क्रीट सीरीज का अलग है। दोनों में फर्क पता है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक बार और बता देता हूं। इंडिविजुअल सीरीज में जब हम कोई डेटा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो हर जो भी जितने भी पर्सन होंगे, ठीक है, उसका नाम लिख के अलग अलग उसका मार्क्स रिकॉर्ड करेंगे, है ना। इंडिविजुअल में यही था, जब कम बच्चे होते हैं क्लास में तो उसका नाम लिखा, मार्क्स रिकॉर्ड कर दिया, फिर नाम लिखा, फिर नंबर रिकॉर्ड कर दिए। तो इस तरह से इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल मतलब होता है सबका अलग अलग, और इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ और सिर्फ आपको जो मार्क्स होते हैं ना वो दिए होते हैं, मार्क्स, क्योंकि पहले यहां पे नंबर डाल दिया जाता है 1, पहले बच्चे का 20 मार्क्स है, दूसरे बच्चे का 40 मार्क्स है, तीसरे बच्चे का 50 मार्क्स है, ऐसे ऐसे करके दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स होता ही है, इसको एक्स बोला जाता है। और ये क्या होता है, ये सीरियल नंबर होता है, इसको एफ मत समझना, ये सीरियल नंबर होता है 1 2 3 4, सबका अलग अलग रिकॉर्ड किया गया। तो इंडिविजुअल सीरीज ये होती है। और डिस्क्रीट सीरीज कैसी होती है, डिस्क्रीट सीरीज में ग्रुप बनाए जाते हैं, ठीक है, एक्स और एफ का मतलब 10 मार्क्स आए हैं, कितने बच्चों के आए हैं, 15 बच्चों के 10 नंबर आए हैं, ठीक है, 5 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 30 बच्चों के आए हैं। तो पहले तो आपको इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में फर्क पता होना चाहिए।
ठीक है। तो इंडिविजुअल में सबका अलग अलग नंबर रिकॉर्ड किया जाता है, उसमें सिर्फ x होता है, कोई f नहीं होता। लेकिन इसमें x होता है जो कि नंबर होते हैं, और f होता है कि कितने लोगों के वो नंबर आए हैं। ठीक है, चलो ये भी आपको क्लियर हो गया। तो फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिविजुअल सीरीज का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमने अभी किया है, सम अपॉन नंबर। सम को ऐसे भी लिखा जाता है, देखो मैंने आपको बताया ना इंडिविजुअल सीरीज में x दिया होता है, बताया ना, तो सारे x को प्लस कर दो। ये देखो सिग्मा होता है, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। ये सिग्मा रूल वाला सिग्मा नहीं है, ये पढ़ने वाला सिग्मा है, ठीक है ना। तो ये सिग्मा और ये हो गया x, तो सभी x को जोड़ के सिग्मा x आ जाता है, तो यहां पे लगा देना, मतलब सम। और n क्या होता है, n होता है जितने भी सीरियल नंबर है ना, मतलब अगर 10 बच्चों के नाम आपने पूछे हैं या 10 बच्चों के मार्क्स आपने पूछे हैं तो 10 लगा देना इनकी जगह, तो सम अपॉन नंबर हो गया। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये सेम चीज है, ठीक है। चलो डिस्क्रीट सीरीज का हालांकि हम बाद में करेंगे, लेकिन फॉर्मूला अभी बता देता हूं। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, सेम मीन निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स, क्योंकि उसमें देखो एफ और एक्स दोनों आता था, बताया ना, उसमें एफ और एक्स दोनों आता है, तो इसीलिए उसका फॉर्मूला ये बन जाता है, और इसको डिवाइड करोगे सिग्मा एफ से। अब यहां पे लिखा हुआ है कि जहां पर x होता है मार्क्स, मतलब इस फॉर्मूले में जहां पे x लिखा है वहां पे मार्क्स है, जहां पे f लिखा है वहां पे फ्रीक्वेंसी है, और सिग्मा f और n एक ही चीज होती है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जरा समझ लो अच्छे से। देखो सिग्मा f और n एक ही चीज होगी हमेशा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहां पर अगर n लिखा है ना, तो यहां पर भी सिग्मा f हो सकता है। अब ये सिग्मा एफ और एन एक ही चीज क्यों होती है, ये भी समझ लो। देखो एन क्या होता है, एन होता है जितने बच्चे थे, ठीक है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसको एन बोलते हैं। अब जैसे मान लो 5 बच्चों के मार्क्स मैंने रिकॉर्ड किए, पहले के 10 नंबर थे, दूसरे के 15 थे, तीसरे के 4 थे, चौथे के 10 थे, और पांचवें के 6 मार्क्स थे, ठीक है। ये हो गया सीरियल नंबर, ये इंडिविजुअली मैंने रिकॉर्ड किए सबके, ठीक है। और ये हो गया एक्स। तो ये देखो इन सबको मिलाने के बाद सबको ऐड की, देखो अलग अलग ऐड मत करना, ये टोटल 5 बच्चे ही हैं, ठीक है ना। तो टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल तो 5 बच्चे हैं ना, इनको ऐड मत करने लग जाने। ये सीरियल नंबर है, ये एफ नहीं है जो ऐड कर रहे हो आप, ये एन है, ठीक है। और इसी एन को सिग्मा एफ भी बोलते हैं, क्योंकि ये कौन है, बच्चे हैं ना ये तो। उसी तरह अगर मैं डिस्क्रीट सीरीज में आ जाऊं, देखना ध्यान से, डिस्क्रीट सीरीज में बोला है कि 10 मार्क्स 5 बच्चों के हैं, 15 मार्क्स 10 बच्चों के हैं, तो बच्चे कहाँ हैं, बच्चे तो यहां है ना। तो सिग्मा एफ, इस बार आप इसको ऐड करोगे, क्योंकि ये 5 बच्चे अलग थे, 10 बच्चे अलग थे, तो ये जो टोटल होगा ये 15 हो गया, तो इसको सिग्मा एफ बोलते हैं और इसको एन भी बोला जा सकता है। तो पहले तो ये चीज समझ, यहां पर भी बच्चों को प्लस किया था, यहां पर भी बच्चों को प्लस किया, ये तो मार्क्स थे ना और ये भी मार्क्स हैं, तो इनको तो अलग रखना, मार्क्स तो अलग हो गए, लेकिन जो बच्चे बच्चे होंगे ना, जितने भी बच्चे होंगे, या ऐसी चीज होती है जो रिपीट हो रही है, तो जो चीज रिपीट हो रही होती है ना वो हमेशा एफ होती है, ठीक है। जो चीज रिपीट होती है वो हमेशा एफ होती है। तो यहां पर अगर आप देखें तो 5 बच्चे रिपीट हो रहे थे, 5 बच्चे 10-10 नंबर लाए, और 10 बच्चे 15-15 नंबर लाए, है ना। तो एफ हमेशा बेसिकली बच्चों के हिसाब से ही लेके चलना। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इसका फॉर्मूला ये है, हालांकि इसके बारे में मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो पहले इसको, डिस्क्रीट सीरीज, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मीन के टॉपिक के लिए, और बेसिकली अभी हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो एक फॉर्मूला जो मैंने आपको कराया है इंडिविजुअल सीरीज का, वही आपको करना है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या है, इफ द हाइट्स ऑफ 5 पर्संस आर दिस, ठीक है। तो मतलब 5 लोगों की आपको हाइट दे दी है, आपको क्या निकालना है, फाइंड द मीन हाइट, ठीक है। तो मीन हाइट निकाल लेते हैं। तो द मीन हाइट, ठीक है,
देखो मैं तो शॉर्ट में कर रहा हूँ, आपको पूरा लिखना होगा, वो आप लिख लेना बुक में से देख के। तो मीन हाइट का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, सम अपॉन नंबर होता है। तो फिलहाल सम जो है वो 144 प्लस 152 151 प्लस 158 और उसके बाद 155, और कितने मेंबर्स हैं, कितने परसेंट है टोटल, 5% है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दो तो आपको आंसर आ जाएगा। तो इसको टोटल करने के बाद अगर मैं टोटल करके देखता हूं तो 6 7 15 और ये हो गया 22, 6 16 और ये हो गया 26। ठीक है, तो यहां पर आ गया 2 2 3 4 5 6 7 760 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 760 अपॉन 5। क्लियर। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। 5 1 5 5 5 25 और 5 2 10। तो 152 सेंटीमीटर्स जो है वो जो मीन हाइट है वो आ गई है। ठीक है, कहने का मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो इन सभी नंबर्स के बारे में बता रहा है। क्लियर। चलो अब एक और क्वेश्चन लिया गया है। देखिए ऐसे क्वेश्चन तो अब आप कर ही लोगे, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है लगभग जो इसी तरह से होंगे, तो वो आप खुद ही कर लेना, कुछ मुश्किल नहीं है। मैं आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करवाऊंगा जितने हो सकेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो इफ द मीन ऑफ, देखिए यहां पर आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हुई है यहां से लेके यहां तक, और ये जो 8 दिया हुआ है, देखो ऑब्जर्वेशन में से एक गायब कर दिए है ना, एक गायब कर दिए यहां पे बीच में से, और वो चाहते हैं कि आप इस बार ऑब्जर्वेशन निकालो। अब जब भी ऐसा होगा ना, वो कुछ गायब करेंगे तो आपकी हेल्प के लिए वो कुछ देंगे भी, याद रखना हमेशा। कभी भी क्वेश्चन में से कुछ गायब करेंगे तो वो आपकी हेल्प के लिए कुछ अपनी तरफ से देंगे। तो कहने का मतलब क्या है, पहले के क्वेश्चन में क्या था, सारे ऑब्जर्वेशन दिए हुए थे, इस बार सारे ऑब्जर्वेशन नहीं दिए हुए हैं तो आपको मीन दे दिया है। देखो अब कई बच्चों को ग्रामर समझ नहीं आती है, बोलते हैं कि ये 8 भी जो है ना, 8 जो है वो इन्हीं के साथ था, लेकिन ऐसा गलत है, ऐसा सही नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो मीन इज 8, क्या लिखा हुआ है, द मीन इज 8, अगर बीच वाले नंबर को हटा दे तो सीधा सीधा दिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा ग्रामर को भी समझना। चलो अब कैसे करें, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। मैं क्या करने वाला हूं, ऐसे लिख के सिग्मा, सिग्मा लिख दो या सम लिख दो, कैसे भी लिख दो, फिलहाल मैं सम लिख देता हूं। चलो सम अपॉन नंबर। ठीक है, अच्छा इस बार आपकी हेल्प के लिए ये दे दिया है आपको, तो इसकी जगह मैं क्या लगा दूं, 8 पुट कर देता हूं। सम, इन सबको प्लस कर देते हैं। देखो 6 प्लस 4 प्लस 7 प्लस पी और प्लस 10, टोटल कितने नंबर हो गए, 5 नंबर है टोटल, तो नीचे तो 5 आएगा ही आएगा, है ना। तो सारी चीजें हमको पता है, बस पी की वैल्यू नहीं पता, अब पी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। सबसे पहले कैसे सॉल्व करना है ये भी देख लो। आपको क्या करना है, इसको यहां पे मल्टीप्लाई में भेजना पहले तो। ठीक है, तो ये हो गया 40, उसके बाद इन सबका सम कर दो। देखो देखो पी में कुछ जोड़ मत देना गलती से। ठीक है, पी को बिल्कुल अलग रखना और बाकी नंबर का सम कर देना। ये हो गया 10, ये हो गया 20 और ये हो गया 27। क्लियर। उसके बाद अब मैं क्या करने वाला हूं, पी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे 27 को यहां शिफ्ट करना है, तो ये हो गया माइनस, क्योंकि वहां पे था प्लस, तो ये हो गया 13 इज इक्वल टू पी। मेरा आंसर आ गया 13। क्लियर। तो इसका मतलब ये जो मिसिंग वाली वैल्यू थी वो क्या रही होगी, वो 13 रही होगी। तो ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ये 2 तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं बिल्कुल नए तरीके के क्वेश्चंस, जिसमें कहीं ना कहीं मीन को कैलकुलेट करने में कुछ गलती हुई है और उस गलती को हमको करेक्ट करना है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से समझें तो। ठीक है, शुरू करते हैं। लिखा है द मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशंस वाज 160। देखो पहले तो आपको है ना क्वेश्चन को पढ़ के ये चीज देखनी है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। ठीक है, 3 चीजें होती हैं। ठीक है, 3 चीजें होती हैं। पहली चीज क्या होती है, एक तो एवरेज दे सकते हैं वो, मतलब जिसको हम मीन बोलते हैं, है ना, या वो सम दे सकते हैं और या वो नंबर दे सकते हैं, है ना। इन तीनों में से ही कुछ ना कुछ देंगे। तो आपको ये देखना है पहले कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो सबसे पहले लिखा है द मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशंस।
तो ये देखो 40 ऑब्जर्वेशन को कैलकुलेट किया गया, 40 ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, ये सम नहीं दिया हुआ है ना। 40 ऑब्जर्वेशन थी तो इसका मतलब नंबर है। और द मीन वाज 160, तो मीन भी दिया हुआ है, ये लो, इसका मतलब ये 160 आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब 40 चीजों को जब कैलकुलेट किया गया, 40 बच्चों के मार्क्स का मीन निकाला, तो मीन आया 160। अब हुआ क्या, दोबारा जब चेकिंग की गई तो पता लगा, देखो एक बच्चे के नंबर 165 आए थे, 165 आए थे, वॉज रॉन्गली कॉपीड एज 125। ठीक है, तो मतलब जब ये मीन निकाला था ना 160, तो ये गलत मीन था, क्योंकि जल्दी जल्दी में गलती हो गई है ना। अब जब गलती हो गई तो पूछा है कि देखो अब करेक्ट मीन आपको निकालना है। ठीक है, तो एक चीज समझो, जब भी ऐसी चीज में हमारी गलती हो जाती है, मान लो मैं कुछ प्लस कर रहा हूं, ठीक है, मान लो कुछ प्लस कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मुझे बताया गया कि 10 को प्लस करो, फिर 20 को प्लस करो, फिर 30 को प्लस करो, फिर 40 को। ठीक है, ये प्लस करना है मुझे, और मैंने क्या किया, इसका आंसर क्या आना चाहिए था, वैसे 100 आना चाहिए था, बिल्कुल सही है। लेकिन गलती क्या हो गई मुझसे, मैंने इस 20 को 40 समझ लिया। ठीक है, पता नहीं हैवी कुछ लेके बैठा था मैं, जिसकी वजह से मैंने 20 को 40 समझ लिया। ठीक है, नींद में होगा। अच्छा, इसकी वजह से क्या हो गया, मेरा जो मीन है वो अलग, मतलब जो सम है वो अलग आ गया, मान लो सम अलग आ गया, तो कितना आ गया इस बार, 120 आ गया। अब मुझे उसको सही करना है ना। अब क्वेश्चन में ये बता रखा है कि ये 40 आपने ले लिया था, इसकी जगह 20 लेके सम निकालो। तो मैं क्या करूं, जो मेरे से, देखो एक चीज समझो, इसमें करना क्या है, इस टोटल मेरे को ये दिया हुआ है, देखो 120 है, 120, 120 में जो मेरा अभी टोटल आया है, ठीक है, गलत टोटल जो आया है उसको सही करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें है ना, पहले तो अपनी गलती को माइनस कर दूंगा। तो मेरी गलती क्या हुई है, 40, अपनी गलती को माइनस कर दिया, जो मैंने गलत टोटल निकाला है। देखो उन्होंने कहा कि ये देखो गलत टोटल निकाला है आपने, अब इसको सही करके लाओ। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से अपनी गलती को माइनस करूंगा और जो सही है वो प्लस कर दूंगा, आ जाएगा ना। तो गलती को माइनस करना है और जो सही चीज है उसको प्लस करना है। अब ये कैसे करें, देखो अब क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, ध्यान से समझना क्या कर रहा हूं। देखो यहां पर सबसे पहले ये और ये लेके मैं क्या निकालने वाला हूं, सम निकालने वाला हूं। देखो एवरेज इज इक्वल टू, या मीन इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, ये फॉर्मूला है ना। मीन की वैल्यू मुझे दे रखी है 160 और नंबर मुझे दिया हुआ है 40। तो मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं। हमेशा ऐसे ही करना है आपको, ये रॉन्ग वाला क्वेश्चन जो होता है ना, हमेशा 100% ऐसे ही करना है आपको। पहले सम निकालना है क्योंकि उसी में प्लस माइनस होगा, सम में ही तो गलती हुई होगी, तभी तो एवरेज गलत आ गई। अब इसमें आप इसमें ही प्लस माइनस करने लग जाओगे तो गलत हो जाएगा आपका, याद रखना। ठीक है, चलो अब मैं इसको जब मल्टीप्लाई करता हूं तो 64 होता है, तो ये आ गया सम। अब ये जो गलत सम था मेरा, इसमें मेरे को सही करना है, तो इसको सही कैसे करूं, देखो मैंने आपको बताया ना, इसमें से जो मेरी जो गलती हुई है, गलती क्या हुई है, 165 लिख दिया मैंने, ठीक है, सॉरी 125 लिख दिया मैंने, तो गलती हुई 125 की, और सही क्या था 165। तो इसको कर लेने के बाद अब देखो यहां पे हुआ क्या है, बेसिकली +40 करना है मेरे को, है ना, ये +40 ही तो है, तो +40 मैं इसमें कर लेता हूं, तो मेरा असली जो सम आना चाहिए था वो ये आना चाहिए था। क्लियर, तो देखो असली सम ये आना चाहिए था। अब मैं दोबारा से क्या निकालना है मुझे, करेक्ट मीन निकालना है। अब ये वाला सम ले लो, नंबर तो सेम ही रहेंगे, बच्चे तो सेम ही है ना, गलती तो मार्क्स लिखने में हुई है, तो इससे और इससे नया मीन नहीं आ जाएगा। कैसे, देखो सम 6440 अपॉन 40 कर दो, अब इसको आप काटो तो 6
4 6 24, 4 4, तो 161 आना चाहिए था। देख लो 161 आना चाहिए था मेरा मीन, लेकिन आया कितना था, 160 आ गया था गलती से। क्लियर? अब देखो शॉर्ट में समझाता हूं, करना कुछ नहीं है, आपको मीन दिया हुआ है, गलत वाला मीन, ठीक है, गलत वाला मीन दिया हुआ है और यहां पे नंबर दिया हुआ है, इन दोनों से आप सम निकाल दो, जो गलत वाला सम है, और सम निकाल के सम को ठीक करो। कैसे ठीक करेंगे, गलती को माइनस करो और जो चाहिए वो प्लस करो, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट सम आ गया, और करेक्ट सम से करेक्ट मीन निकल जाएगा, खत्म बात। तो सम की हेल्प से सारा काम करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन भी मैंने यहां पे लिखा है, अगले क्वेश्चन में ध्यान से समझना। मीन ऑफ 100 आइटम्स वॉज फाउंड टू बी 30। तो ये देखो 100 आइटम, इसका मतलब ये क्या दे रखा है, ये तो n दे रखा है, ये तो फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना। जैसे ऊपर हमने 40 में कोई चेंज नहीं किया था ना, ठीक है। तो ये 100 आइटम हो गया, वॉज फाउंड टू बी 30, तो ये क्या दे रखा है, मीन दिया हुआ है आपको, और वो भी रॉन्ग मीन। 2 आइटम्स रॉन्गली टेकन एज 32 एंड 12। तो गलती क्या हुई हमसे, ये गलती दी हुई है आपको, ये देखो है ना, यहां पे लिखा है ना रॉन्गली टेकन एज, तो इसका मतलब ये गलती है, तो इसको आपको माइनस करना है इंस्टेड ऑफ ये एंड ये। तो आपको असली में ये लेने थे, तो ये आप प्लस करना, गलती को माइनस करना, ठीक है। आपको करेक्ट मीन निकालना है, बड़ा सिंपल है क्वेश्चन, देखो कैसे करना है। एन दिया हुआ है, ये गलत वाला मीन दिया हुआ है, आप सम निकाल लोगे, ठीक है। जब सम आ जाएगा ना, तो इन दोनों को माइनस कर देना और इन दोनों को प्लस कर देना, तो करेक्ट सम आ जाएगा। और करेक्ट सम आने के बाद दोबारा से जब 100 से उसको डिवाइड करोगे, तो आपका जो करेक्ट मीन है वो निकल आएगा। चलो करो, इसको ट्राई करो, आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। देखिए सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, सम निकालूंगा जो कि गलत वाला सम था, ठीक है। गलत वाला सम निकालने के लिए ऐसे करते हैं, चलो देखो जहां पे W लिखा हुआ है समझ जाना वो गलत है, ठीक है, रॉन्ग। तो गलत मीन का जो फॉर्मूला लगा था, जाहिर सी बात है उसमें मैंने सम जो था वो गलत लगाया होगा, अपॉन नंबर तो देखो सही होगा, नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा, जो सम था वो गलत लगा दिया होगा मैंने, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा जो मीन है वो गलत आया। तो इसका मतलब क्या है, रॉन्ग मीन मुझे क्या दिया हुआ है 30, और रॉन्ग सम मुझे पता नहीं, n की वैल्यू है 100, तो इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को पता लग जाएगा कि जो मेरा रॉन्ग सम था, जो मैंने प्लस गलत किया था, वो था 3000, ठीक है, 3000 गलत सम है। अब इसको करेक्ट करना है मुझे, तो करेक्ट के लिए मैं r का यूज कर रहा हूं, या करेक्ट के लिए c का यूज कर लेते हैं। चलो करेक्ट सम अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 3000 जो अभी आया है ना मेरा, उसमें से जितनी भी गलतियां की हैं वो माइनस कर दूंगा, इन दोनों को जोड़ लो, 32 और ये हो गया 44, ठीक है, और जितना भी मुझे सही करना है उसको प्लस कर दो, तो प्लस ये हो गया 34। आगे बढ़ेंगे तो देखो कितना का डिफरेंस आ रहा है, -10 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें से -10 कर दो, 2990 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, 2990 आ गया। अब ये क्या आ गया, करेक्ट सम आ गया। अब करेक्ट सम से मैं करेक्ट मीन निकाल लेता हूं, करेक्ट मीन निकालने के लिए करेक्ट सम अपॉन नंबर करूंगा, और करेक्ट सम है मेरा 2990 अपॉन n, तो मेरा सेम रहेगा, तो नीचे 100 है तो सीधा पॉइंट लगा दो 2 नंबर छोड़ के, मतलब यहां पे मैंने 1 और 2 यहां पे पॉइंट लगा दिया मैंने। क्लियर? तो मेरा जो करेक्ट मीन आना चाहिए था वो था 29.9। सिंपल क्वेश्चन है, खास मुश्किल नहीं है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सो स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं मीन के अंदर अलजेब्रा का क्वेश्चन, ठीक है। अलजेब्रा जैसे कि अभी हमने किया था मिसिंग वैल्यू वाला, ठीक है, तो इसमें भी हम लोग वही करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था जब भी x या कोई भी ऐसी चीज आपको बीच में से मिस कर देते हैं, वो आपसे छीन लेते हैं, तो उसके बदले में आपको कुछ देते भी हैं हेल्प के लिए, है ना। तो यहां पर क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या करना है। इसमें लिखा है इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन y x x+2 x+4 x+6 एंड x+8
इज 11, ठीक है। तो 5 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो आपको दिया हुआ है। आपको क्या निकालना, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस। आपको इनका मीन निकाल के दिखाना है, ठीक है। अब वो कैसे करें, देखो एक चीज पहले तो ये समझो कि अगर मुझे x की वैल्यू पता लग गई तो जाहिर सी बात है मैं सभी नंबर निकाल सकता हूं, ओरिजिनल नंबर निकाल सकता हूं। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि x की वैल्यू मुझे पता लग जाए पहले, ठीक है। और कुछ मत करना, सबसे पहले x की वैल्यू पता करनी है। चलो अब देखो कैसे करेंगे। ये सिंपल सी बात है, ये जो 11 दिया हुआ है ना आपको, ये सबका मीन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया सिग्मा x अपॉन n, मतलब ये सम भी लिख सकते हैं इसको, एक ही चीज है, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, इसकी जगह मुझे क्या दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, ठीक है। और इसकी जगह x प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4, सारे जो नंबर्स हैं, जितनी भी ऑब्जर्वेशन आपको दी हुई है सबको प्लस कर लो, अपॉन कितना लिखूं मैं, नीचे क्या लिखूं, नंबर, कितने नंबर दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं ना, तो 5 नीचे लिख देता हूं। अभी मुझे ये वाला पार्ट तो देखना ही नहीं है क्वेश्चन का, जो सेकंड पार्ट है, पहले x की वैल्यू तो निकाल लूं, ठीक है। चलो अब निकालते हैं। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, इसको यहां पे ले जाके मल्टीप्लाई कर देता हूं, और जितने भी x हैं उन सबको एक साथ प्लस कर लो। देखो 1 2 3 4 5, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे 5x लिख देता हूं, और जितने भी नंबर्स हैं उनको प्लस कर लेते हैं। 2 और 4 हो गया 6, 6 और 6 हो गया 12, और यहाँ पे 8 प्लस करके 20 आ गया। अब इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही है, x की वैल्यू निकाल लोगे, 20 को यहाँ भेज के माइनस करो, ठीक है। तो 55 में से 20 माइनस होके ये बन गया 25, और जो 5x है 5 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, और जो कि कट के क्या हो जाएगा। तो मुझे x की वैल्यू तो पता लग गई, सबसे पहला स्टेप तो मैंने क्लियर कर लिया कि x की वैल्यू निकाल ली। अब इसकी वजह से क्या होगा, हाँ कोई बोल कुछ कहना, 35, अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ से इसको करेक्ट कर लेना सारे बच्चे। 35 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी, हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे 7 आ गया, इतना क्लियर है। अब जैसे ही यहाँ पे 7 आया तो मैं सभी नंबर्स को पता लगा सकता हूँ, है ना। इसका मतलब पहला नंबर क्या था, 7, दूसरा नंबर क्या था, 7 + 2 9, मतलब दूसरा नंबर 9 था, तीसरा नंबर 7 + 4 11 था, है ना। तो देखो यहां पर मुझे सभी नंबर पता लग गए, पहला नंबर 7, दूसरा नंबर 9 हो गया, तीसरा नंबर, चौथा नंबर क्या है 13 होगा, है ना, और पांचवा नंबर 15। अब सिंपल हो गया क्वेश्चन मेरे लिए, क्यों, क्योंकि मुझे बस इन 3 की एवरेज निकाल के दिखानी है। इन 3 की एवरेज निकालने के लिए क्या करूंगा भाई, सिंपल सा फॉर्मूला है मेरे पास, इन तीनों को जोड़ दूंगा और नीचे 3 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि नंबर 3 है। तो इसका मतलब 7 + 9 + 11 अपॉन 3 हो गया, तो 27 आ गया। 27/3 क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। 27/3 हो गया 9। तो मुझे पता लग गया जो पहली 3 ऑब्जर्वेशंस थी उनका जो मीन था वो 9 आया। क्लियर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी ये वाली क्लास खत्म होती है मीन की, जिसमें हमने इंडिविजुअल सीरीज के बारे में पूरा पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर क्वेश्चंस लेके आऊंगा।